वालेकुम व्यूअर्स। आज के हमारे लेक्चर में हम एग्जांपल करेंगे जो कि सेकंड फंडामेंटल फॉर्म से रिलेटेड है। फाइंड द सेकंड फंडामेंटल फॉर्म फॉर द जनरल सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। यहाँ पे हमने सेकंड फंडामेंटल फॉर्म जो है वो फाइंड करनी है, लेकिन करनी किसके लिए है? जनरल सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन के लिए। जनरल सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो हमें गिवन है, आर इज इक्वल टू जी यू कॉस वी जी यू साइन वी एफ यू। ये एक जनरल सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन गिवन है। इसके हम इसको यूज़ करते हुए सेकंड फंडामेंटल फॉर्म जो है वो हमने प्रूव करनी है। तो नेक्स्ट जो हम अपनी एग्जांपल शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सेकंड फंडामेंटल फॉर्म जो है उसके लिए हमें जो बेसिक चीज़ है वो एल एम और एन की जो है वो ज़रूरत होती है। तो उसके लिए एल एम एन को फाइंड करने के लिए ई जी एफ एच चाहिए होता है, और ई जी एच एफ को जो है वो प्रूव करने के लिए हमें आर वन और आर टू की ज़रूरत होती है। तो जो हमें जनरल सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन गिवन है उससे हम आर वन और आर टू फाइंड कर लेते हैं। आर वन हमारे पास डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू यू, और आर टू जो है वो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वी। जब विद रिस्पेक्ट टू यू हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो यू वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जी वन बन जाएगा, कोस वी एज इट इज साथ आ जाएगा, जी यू की जगह जी वन यू और साइन वी एज इट इज आ जाएगा, और एफ वन यू बन जाएगा। जब विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे तो जो जी वन है ये कॉन्स्टेंट बन जाएगा, साथ एज इट इज आ जाएगा, और कोस वी का डेरिवेटिव माइनस साइन वी, और यहाँ से साइन वी का डेरिवेटिव कोस वी, और एफ यू वाली टर्म है वी इसमें नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव ज़ीरो। नेक्स्ट आर वन आर टू दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाते हैं ई जी एफ और एच फाइंड करने के लिए। अब ये जो ई जी एफ और एच इनके बहुत कॉमन से फार्मूलाज है जो हमने लास्ट भी काफ़ी लेक्चर्स में पढ़े हैं। तो ई वन का जो फार्मूला है हमारे पास आर वन स्क्वेयर, आर वन डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आर वन के साथ, तो देन हमारे पास वो ई की वैल्यू आ जाती है। अब जो ई आर वन की हमारे पास वैल्यू आई है, अगर हम उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ई की वैल्यू बन जाएगी। डॉट प्रोडक्ट लेने से आंसर आता है जी वन स्क्वेयर प्लस एफ वन स्क्वेयर, जो कि ई के इक्वल है। जी हमारे पास जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है आर टू का आर टू के साथ। जब आर टू का आर टू के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर जो आता है वो हमारे पास जी की वैल्यू होती है, तो उसका आंसर हमारे पास जी स्क्वेयर है। बिल्कुल सेम इसी तरह एफ जो होता है वो आर वन डॉट प्रोडक्ट आर टू, आर वन और आर टू का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो जब उन दोनों हम टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर ज़ीरो आता है। अब एच जो है वो हमारे पास इन तीनों टर्म्स को यूज़ करते हुए उनका एक फॉर्मूला है अंडर रूट ई जी माइनस एफ स्क्वेयर। अगर ई जी को हम मल्टीप्लाई करके एफ स्क्वेयर को माइनस करके उसका अंडर रूट लेते हैं तो वो एच की वैल्यू आ जाती है। बिल्कुल सेम इसी तरह हमने यहाँ पे किया है, ई को जी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद एफ तो हमारे पास जीरो है, उसको माइनस करने से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया उसका हमने अंडर रूट लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया अंडर रूट जी वन स्क्वेयर प्लस एफ वन स्क्वेयर इंटू जी। अब जी का भी स्क्वेयर था तो उसको अंडर रूट खत्म हो गया, जी बाहर आ गया। अब एक तो यहाँ से हमारे पास जो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला है वो ये है कि हम इसके लिए n फाइंड करें, फिर n1 n2 फाइंड करें, और उसके जो है हमारे पास एल एम एन के फार्मूलाज लगा दें। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि R1 R2 का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद R11 R1 R22 और R21 फाइंड करने के बाद HL HM और HN के फार्मूलाज लगा दें। दोनों मेथड से आंसर सेम आता है, कोई इफेक्ट नहीं होता, आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई सा भी इसमें से मेथड यूज़ कर सकते हैं। जो मेरा लास्ट लेक्चर उसमें मैंने दूसरा मेथड बताया था, इसमें मैं ये मेथड बता रही हूँ ताकि दोनों ही आपके लिए जो है वो यूज़ करना इजी हो, दोनों की आपको समझ आ जाए, लेकिन इन दोनों फार्मूलाज में डिफरेंस कोई भी नहीं है, आंसर दोनों के साथ सेम आता है। तो यहाँ पे हम एच एल वाला एच एम और एच एन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें आर वन और आर टू का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, और उसके अलावा R11 R22 और R21 चाहिए। तो वो यहाँ पे मैंने फाइंड करके लिखे हुए हैं। जो R1 क्रॉस प्रोडक्ट R2 है उसका आंसर माइनस जी एफ वन कोस वी माइनस एफ वन जी इज साइन वी और जी जी वन है। उसके अलावा जब R1 है उसका विद रिस्पेक्ट टू यू जो हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं वो R11 बन जाता है, वो जी वन वन यू कोस वी जी वन वन यू साइन वी और एफ वन वन यू है। R2 जो हमने फाइंड किया हुआ उसका डेरिवेटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू वी लेते हैं तो वो R22 बनता है माइनस जी यू कोस वी माइनस जी यू साइन वी और ज़ीरो। और R2 हमने जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी लिया हुआ उसका अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लेते हैं तो वो R21 बनता है, जो कि माइनस जी वन यू साइन वी जी वन यू कोस वी और ज़ीरो के इक्वल आता है। अब हमारे पास जो एच एल एच एम और एच एन के फार्मूलाज है वो हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में है। अगर हमने एच एल फाइंड करना है तो हमारे पास जो है ट्रिपल प्रोडक्ट होता है R11 का R1 क्रॉस प्रोडक्ट R2 के साथ, और जो एच एम होता है वो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है R21 का R1 क्रॉस R2 के साथ, और जो एच एन है वो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है R22 का R1 क्रॉस प्रोडक्ट R2 के साथ। तो सेम यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ लगानी है। वैल्यूज़ लगाने के बाद R11 को जब हम ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ये हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से हम डायरेक्ट इसको
मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको डिटर्मिनेंट में की फॉर्म में करते हैं तो वो ज़्यादा इजीली हो जाता है। लेकिन अगर हम इस तरह करें तो ये हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया हुआ पहले से, उसको हम सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेते हैं R11 के साथ। जब हम इसका R11 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो GF1 cos v G11 cos v आता है। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये भी cos v है, ये भी cos v है, ये cos स्क्वायर v बन जाएगा इन दोनों में हमारे पास। इसी तरह जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी G है, F1 है, G11 u है और साइन स्क्वायर v है। इन दोनों में से जी मेरा जो है वो कॉमन निकल रहा है, उसके अलावा जो G1 है u और F11 u ये बच जाता है, और माइनस लगा के जो बचता है वो F1 u G11 u। ये जो F1 u है और G11 u है, यहाँ से हमारे पास जो है वो cos स्क्वायर v और जो साइन स्क्वायर v है वो कॉमन निकला हुआ है। उसकी जगह पे मैंने 1 लगा दिया था, बाकी मेरे पास जो टर्म है वो उसका जो आंसर है वो यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। अब सारी टर्म्स में जो g है वो कॉमन था वो बाहर निकाल लिया हुआ, और बाकी जो पहली 2 टर्म्स थी मेरे पास G11, और यहाँ पे जो पहली टर्म थी उसको बाद में लिखा हुआ क्योंकि उसके साथ माइनस था, और जो बाद वाली टर्म थी उसको पहले लिखा हुआ क्योंकि वो पॉजिटिव टर्म्स थी। तो इसी तरह बिल्कुल सेम HM फाइंड कर लेते हैं। उसमें जो हमने R21 निकाला हुआ उसका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं R1 क्रॉस प्रोडक्ट R2 के साथ। तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो भी सिंपली ऐसे ही आ जाएगा जैसे हमने ये निकाला था। उसमें भी एक टर्म्स के साथ जो ये पहली टर्म है उनके साथ माइनस माइनस है, दूसरी टर्म के साथ प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस और माइनस माइनस वाली टर्म जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आंसर इसका जो है वो 0 आ जाएगा। सेम HN फाइंड करेंगे। HN इस तरह से फाइंड करेंगे कि जो R22 हमने फाइंड किया हुआ है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे R1 क्रॉस प्रोडक्ट R2 के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट लेने से हमारे पास जो आंसर है वो आता है F1 u G स्क्वायर u। अब यहाँ से सिंपली बेशक इसको यूज़ कर लें, इसको यूज़ नहीं करना तो जो सिंपल फार्मूला है L M और N को सिंगल कर लें, H को इधर जो हमारे पास राइट साइड वाली टर्म्स है उनके साथ डिवाइड कर दें। तो हमने फाइंड इसमें क्या करना था, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म जो है वो फाइंड करनी थी। उसका हम फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। जो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है उसका फार्मूला होता है L du स्क्वायर प्लस 2m du dv प्लस n dv स्क्वायर। तो यहाँ पे जो L है हमारे पास वो ये वाली टर्म में डिवाइड करा है H को, और जो M है हमारे पास वो 0 है, और जो N है वो हमारे पास ये टर्म है सारा डिवाइड करेगा H को। तो H जो है वो तीनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ से इसको कॉमन निकालूंगी। H की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली हुई है √G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर G। तो ये मैं कॉमन निकालूंगी, और साथ जब मैं इसको यहाँ पे G नहीं लिखा हुआ, G इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि उन्होंने पहले सारी टर्म्स को इकट्ठा लिखा था, बाद में कॉमन निकाला था। बाद में कॉमन निकालने से G जो था वो अंदर वाली टर्म्स के साथ कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मैं आपको बता भी देती हूँ वो कैंसिल आउट कैसे हुआ। यहाँ पे जब मैंने इसको कॉमन निकाला तो अंदर मेरे पास जो टर्म है वो बचेगी L du स्क्वायर। L du स्क्वायर जो है वो इसकी ये वैल्यू, ये वाला G जो था वो इस वाले G के साथ कैंसिल आउट हो गया, H वाली वैल्यू जो है वो बाहर आई। तो अंदर जो मेरे पास ये वाली टर्म बचती है G1 u F11 u माइनस F1 u G11 u, ये वाली टर्म आ गई, और साथ du स्क्वायर प्लस, अब m वाली टर्म्स तो है ही 0, तो ये जो दरमियान वाली टर्म है ये सारी की सारी 0 हो जाएगी, स्प्लिट हो गई, यहाँ पे आएगी नहीं। n dv स्क्वायर, n का जो ये जो मेरे पास वैल्यू है F1 u G स्क्वायर u, यहाँ पे G स्क्वायर है और एक मेरे पास G दूसरा था, वो G जो था एक कट जाएगा, H जो है वो बाहर आ जाएगा, और F1 u और G u dv स्क्वायर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये जो मैंने सेकंड लिखा हुआ है ये सेकंड फंडामेंटल फॉर्म को डिनोट करा है, और यही हमारी रिक्वायर्ड सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है जो कि हमने इस लेक्चर में फाइंड करनी थी।